डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले डॉक्यूमेंटेशंस के पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी ली थी। आज डॉक्यूमेंटेशन के इस पार्ट के अंदर हम लोग एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन शीट क्या होती है और उसके अंदर के सभी टर्म्स जो है उन टर्म्स को हम लोग जानने वाले हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस लॉग फॉर्मेट्स हो गए, हिस्ट्री शीट्स हो गया, मशीन और इक्विपमेंट्स की चेकलिस्ट हो गई, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शीट हो गया, उनके बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो टर्म देखने वाले हैं उसे कहा जाता है एस्टिमेट। सो एस्टिमेशन और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने वाले हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जनरली सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो एस्टिमेशन जो होता है उसको ही क्या कहा जाता है, आकलन। आकलन या अनुमान लगाना। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि मैंने ये काम किया उससे मेरे को इतना बेनिफिट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में उतना बेनिफिट होगा कि नहीं ये हम लोग गारंटेड नहीं कह सकते। सो कोई भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जब बनाया जाता है या बनाना होता है तो पहला उसका एस्टिमेशन निकाला जाता है। तो एस्टिमेशन में बहुत सारी चीजों का इंक्लूडेशन होता है, बहुत सारी चीजें आती है, तो उसके बारे में भी हमको जानना है। और मेंटेनेंस रिकॉर्ड ही उसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस मतलब देखभाल, रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखभाल के डॉक्यूमेंटेशन या हम लोग कह सकते हैं दस्तावेज। सो एस्टिमेशन जो होता है, एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन या अनुमान। अनुमान ये एक ऐसी पद्धति है, मतलब अनुमान लगाना ये एक ऐसी पद्धति या मेथड हम लोग बोल सकते हैं जिसके कारण या वजह से हमें किसी एक जॉब के ऊपर प्रोसेस के लिए लगने वाली सामग्री की मात्रा जो होती है और लागत जो होती है उसकी हम क्या कर सकते हैं, तो गणना कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना खर्चा लगने वाला है या कितना सामान हमें लगेगा और उसके ऊपर कितना खर्चा हमें करना है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो खर्चा किसी उत्पाद के लिए निर्धारित या तय किया गया है या उसका अनुमान लगाया गया है, उस अनुमानित खर्चे की अपेक्षा उपलब्ध फंड जो होते हैं, मतलब ही पैसा कम हो, तब कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट पार्ट में या हिस्सों में बनाया जाता है या फिर उस पार्ट के ऊपर की जाने वाली कुछ बिना जरूरत वाली अतिरिक्त प्रोसेसेस को, मतलब ही प्रक्रियाओं को कम किया जाता है और उत्पाद जो है ये उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो ये किसके वजह से होता है, तो जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन की वजह से ये संभव होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए लिया जाता है तो ये सभी चीजों को वहां पे क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो एस्टिमेशन में हमें प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा या लागत लगने वाली है ये क्या होती है, मिल जाती है, मतलब वो वैल्यू हमें मिलती है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू निर्धारित की गई है कि इतने में वो बन के तैयार होगा, तो हम नहीं कह सकते हैं कि या वो उतने में ही बन के तैयार होगा या उससे कम भी लग सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन एस्टिमेशन से क्या हो जाता है, हम प्रिपेयर हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय या बनाने के लिए। मतलब ही अंदाजे से हम लोग उतना खर्चा लगाते हैं कि हाँ भाई एक चीज जो है ये 100 रुपए में बनने वाले, तो ये 99 रुपए में भी बन सकती है, 90 रुपए में बन सकती है या 101 या 105 रुपए में भी बन सकते। तो जब ऐसा एस्टिमेशन निकाला जाता है तो कोई भी कंपनी या मैनेजमेंट क्या करता है, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला गया या एस्टिमेशन निकाला गया है उससे 5% या 5% एक्सेस कॉस्ट जो होती है ये कंसीडर करके वो चलते हैं। सो जिसकी वजह से होने वाले आगे के लॉसेज जो है वो कम कर सके। मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल के ऊपर जो लागत लगती है तो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कम ज्यादा हो सकती है। सो ये सभी चीजें एस्टिमेशन के अंदर इंक्लूडेड होती है।
सो एस्टिमेशन के लिए जो आवश्यक चीजों का ब्यौरा होता है या विवरण होता है, मतलब ही डिटेलिंग होती है, ये आगे हम लोग उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि प्लान के हिसाब से ड्राइंग का होना। आप कोई एस्टिमेशन किसी चीज का निकाल रहे हो तो उस समय आपके पास में ड्राइंग का होना या ड्राइंग प्लान होना जरूरी होता है। मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसका ड्राइंग या डायग्राम आपके पास में हो, उसका चित्र आपके पास में हो, तो आप उसके लिए जो लगने वाला रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर जो प्रोसेसेस होने वाले हैं, उसका सही तरीके से अंदाजा लगा सकते हो। उसमें कितना कंजम्पशन होगा, पावर कितनी लगेगी, कौन से ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, कितने वर्कर को वहां पे आपको एंगेज करना पड़ेगा, हर एक ऑपरेशन का कॉस्ट कितना निकलेगा, हर एक ऑपरेशन में कितना वेस्टेज निकलेगा, उसके ऊपर कौन से प्रोसेस आप कर सकते हो, ये सभी चीजें क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। इसीलिए ड्राइंग का वहां पे होना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपके पास में प्लान के हिसाब से ड्राइंग का होना जरूरी होता है, उस पार्ट के ड्राइंग का। फिर पार्ट का एलिवेशन और सेक्शन प्लान मौजूद होना चाहिए। मतलब क्या है, आपके पास ड्राइंग तो है लेकिन उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या क्या ऑपरेशंस करनी है कैसे पता चलेगा। सिंपल मैं 3 डायमेंशनल अगर ब्लॉक दे दूं तो उससे कोई जॉब तो नहीं बना पाएगा। सो वो सही तरीके से समझने के लिए उस पार्ट के एलिवेशन, प्लान, साइड व्यूज जो होते हैं, जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखे हैं कि प्लान का मतलब क्या होता है, टॉप व्यू होता है, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू होता है, सेक्शनल व्यू या साइड व्यू जिसको कहा जाता है या सेक्शन कहा जाता है। तो ये होने चाहिए। अगर वो है तो आप सही तरीके से लगने वाली लागत का अंदाजा निकाल सकते हो। रॉ मटेरियल कितना लगेगा ये आप वहां पे क्या कर सकते हो, तय कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो कारागिर जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, वर्कर के बारे में और उनके काम करने के बारे में सही निर्देश वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सो एस्टिमेशन का ये एक बेनिफिट होता है कि वर्कर को किस तरीके से काम करना चाहिए, कौन से ऑपरेशन कितने समय में होगा, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन के अंदर तय कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर कोई ड्रिल है, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, तो वो ड्रिलिंग ऑपरेशन कितने साइज के है, कितना साइज के लिए या कितने ड्रिलिंग के लिए कितना समय जाएगा, वो क्या किया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है। सो ये अनुमान लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक बेनिफिट होता है कि आपको एस्टिमेटेड टाइम मिल जाता है। एस्टिमेटेड टाइम मतलब क्या है, जैसे एस्टिमेट मिल जाती, कॉस्ट मिल जाती है, एस्टिमेट कॉस्ट मिलती है किसी प्रोडक्ट की, वैसे एस्टिमेट टाइम मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो है कितने समय में बन के रेडी हो सकता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि उतने समय में वो बनेगा, क्योंकि क्या होता है, कोई टूल खराब हो सकता है, मशीन अचानक से बंद हो सकती है, तो ये सभी वहां पे ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये होता है टाइम, एस्टिमेट टाइम। सो इसके लिए कहा जाता है कि कारागिरों के बारे में और उनके काम करने के बारे में हम लोग सही निर्देश या उचित निर्देश दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन। इसके बाद इस्तेमाल के लिए लाने जाने वाले, मतलब इस्तेमाल मतलब हम लोग जो यूज करने वाला जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उस कच्चे माल की विशेषताएं क्या प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल जो होती है, ये इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, नमूद कर सकते हैं। सो जिसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ पे शीट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मटेरियल दिखाया गया है Fe310। तो Fe310 मतलब हम लोग जो इस्तेमाल में लाते हैं सबसे ज्यादा हमारा फेरस मटेरियल, या हम लोग MS कहते हैं जिसको, उसको ही इस नंबर से दिखाया गया है। Fe310 मतलब माइल स्टील का फ्लैट, और उसकी स्टॉक साइज दी है, मतलब उसकी लेंथ, विड्थ और साइज, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये किसका पार्ट है, तो शेयरिंग मशीन का। इस पार्ट का नाम क्या है, तो बेस प्लेट, मतलब शेयरिंग मशीन की ये बेस प्लेट है। और उसका असेंबली नंबर क्या दिया है, MA2W0A01। मतलब क्या है कि ये जो ड्राइंग हम लोग देख रहे हैं, ये किसके कुछ कौन सी ड्राइंग है, तो असेंबली नंबर ये की ड्राइंग है। तो उसके ऊपर कौन से प्रोसेस होने वाले उस पार्ट के ऊपर बनाते समय, ये सभी यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं फ्रॉम 1 to 19 में। ओके, सो ये जो इस्तेमाल में लाया जाने वाला कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, वो सभी प्रॉपर्टीज इसके अंदर, इस दस्तावेज के अंदर हमको मिल जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो करंट ईयर का स्टैंडर्ड रेट
चार्ट होता है चालू वर्ष का स्टैंडर्ड रेट चार्ट, मतलब कितने कौन से ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगेगा ये या कितना खर्चा आएगा वो कहाँ पे लिया जाता है, एस्टिमेट कॉस्ट में। तो यहाँ पे रेट पर पीस या पर हवर या फिर पर ऑपरेशन ऐसा दिया जाता है और इसके अंदर वो कॉस्ट लिखी जाती है। सो अगर 1 मिनट के लिए 1 रुपया लगेगा, 10 मिनट के लिए 10 रुपया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 रुपीज पर मिनट। तो 10 मिनट यहाँ पे काम करेगा तो टोटल कितना होगा वो वहां पे दिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब रेट चार्ट इसके अंदर हमें मिल जाता है। तो जो एस्टिमेशन है, अंदाज लगाना जिसे हम लोग कहते हैं, तो अंदाज लगाना या फिर अनुमान लगाना मतलब ही एस्टिमेटिंग, मतलब क्या है होता है अंदाज लगाना या कहे तो अनुमान लगाना मतलब ही एस्टिमेटिंग। ये एक प्रोसेस है जिससे लगने वाली लागत की अंदाजन कीमत या मूल्य का हमें पता लगता है, हम लोग पता कर सकते हैं या पता किया जाता है। जो सबसे अच्छी जानकारी उपलब्ध है उसका सोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये कीमत क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग सोर्सेज जो होते हैं, मतलब क्या होते हैं, सोर्सेज का मतलब क्या होती है, जो ठिकान होते हैं जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उन चीजों के बारे में, उन सोर्सेज का इस्तेमाल मतलब उन स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सही जानकारी सही तरीके से मौजूद है या अवेलेबल है, और उससे ही एस्टिमेशन क्या करते हैं, निकालते हैं। अगर एस्टिमेट गलत हो जाए, मतलब अगर एस्टिमेट अगर गलत हो रहा है तो वो ओवर एस्टिमेट कहलाता है। मतलब क्या है, आपने एस्टिमेट निकाला लेकिन वो गलत है तो इसको क्या कहा जाता है, ओवर एस्टिमेट कहलाता है। मतलब ही अनुमान से अधिक होना, जो अनुमान लगाया है उससे वो एस्टिमेट कैसा हो रहा है, अधिक हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मैं पहले भी आपको इसके अंदर ही बता चुका हूं। और अनुमान से कम होने पर उसे अंडर एस्टिमेट कहते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने वो चीज 100 रुपए में बनाने की सोची थी, वो 90 में बन गई, तो उसको क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट कहते हैं। इसे वास्तविक या एक्चुअल हम लोग बोल सकते हैं। इसे वास्तविक परिणाम कम मिलने पर आका या मेजर किया जाता है। मतलब क्या है, इसे कब मेजर करते हैं, वास्तविक मतलब ही क्या है, एक्चुअल इफेक्ट कम मिलने पर आका या मेजर किया जाता है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब अगर ये कम हो रहा है कॉस्ट, तो क्यों कम हो रहा है उसका रीजन फाइंड आउट किया जाता है। तो कहाँ पे हम लोगों ने उसको ज्यादा कंसीडर किया था, उस कॉस्ट को ज्यादा खर्चे में पकड़ा था, तो वो निकाला जाता है वहां पे। अगर वो ज्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो भी रीजन निकाले जाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब आपने जो एस्टिमेशन निकाला है वो अगर ओवर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है खर्चा, तो क्यों हो रहा है उसके रीजंस निकाले जाते हैं। या फिर कम हो रहा है अंदाजे से, तो उसके भी रीजंस निकाले जाते हैं। मतलब हम लोगों ने तय किया था 100 रुपए में ये चीज बन के रेडी हो जाएगी, अगर वो 110 रुपए में बन रहे तो 10 रुपए ज्यादा क्यों लग रहा है, ये भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और अगर वो 100 की जगह पे 90 में बन रहे तो 10 रुपए का जो हमारा लॉसेस हो रहा था वो बच गया है। मतलब 10 रुपए हम लोग बेनिफिटेड है, तो वो 10 रुपए का बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है वो भी फाइंड आउट किया जाता है। तो वो एक किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एस्टिमेट। सो अंदाजन खर्चों की कीमत में मतलब ही एस्टिमेट कॉस्ट में उत्पाद की एस्टिमेट कीमत मतलब ही प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोसेस कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट का अंदाजन मिली हुई या गणना की हुई रहती है। मतलब क्या है, अंदाजन खर्चों की कीमत में, अगर हम लोग बोलते हैं जो अंदाजन खर्चों की कीमत में, मतलब क्या है, जिस खर्चे का हम लोगों ने एस्टिमेट निकाला है कि इतना खर्चा होने वाला है, जिसको हम लोग एस्टिमेट कॉस्ट कहते हैं, उसमें उत्पाद की जो कीमत होती है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने उत्पाद बनाया, प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट की जो कीमत होती है, एस्टिमेट कीमत मतलब टोटल अमाउंट, प्रोडक्ट बनाने की जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट, मतलब ही प्रोडक्शन कॉस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं हम लोग उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट। कुछ लोग उसको प्रोसेस कॉस्ट भी बोलते हैं, टोटल प्रोसेस कॉस्ट। और इसके साथ में ही ऑपरेशन कॉस्ट, मतलब ऑपरेशन जो हम लोग अलग अलग कर रहे हैं उनके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट में वो दिख रहे हैं कौन सा ऑपरेशन हो रहा है तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। ये जो चीजें होती है इसकी जो गणना होती है या कैलकुलेशन जो होती है, ये गणना या कैलकुलेशन एस्टिमेट या एस्टिमेशन शीट के अंदर
बनी हुई रहती है या की हुई रहती है। तो इससे हम लोगों को ये बहुत सारी चीजें मिल जाती है बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन शीट। सो एस्टिमेशन कॉस्ट ये एक सिंगल कीमत होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सिंगल कीमत मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, इसीलिए उसको कहा जाता है सिंगल कीमत या सिंगल कॉस्ट। मतलब एस्टिमेट कॉस्ट जो होती है ये सिंगल कीमत होती है और उसे पहचानने योग्य घटकों की कीमत अनुसार गणना की जाती है। मतलब क्या है कि उसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उन सभी को, उन घटकों को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। उनके ऊपर लगने वाली लागत को कंसीडर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और उनको कैलकुलेट करके उनकी गणना करके एकत्रित कॉस्ट जो होती है वो निकाली जाती है। ये जो एकत्रित कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट की, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेट कॉस्ट कहते हैं। सो ये एस्टिमेट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो हमें क्या बताता है कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए या वो उत्पाद बनाने के लिए हमें कितना खर्चा या लागत लगने वाली है या आने वाली है। मतलब हमको उसके लिए कितना फंड अवेलेबल करवाना है हमारे पास में, या अगर उतना फंड नहीं है ना वो फंड हम लोग अवेलेबल कर सकते, तो जो अवेलेबल फंड है उसके थ्रू हम लोग वो प्रोडक्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, ये करने के लिए हमें एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए एस्टिमेशन शीट जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। सो जैसे कि हम लोग एस्टिमेशन जो शीट का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म या उसकी जानकारी पहले ही दे दी है। ओके, सो एस्टिमेशन क्या है और एस्टिमेशन शीट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो सभी यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज नोन एज अ मेंटेनेंस लॉग, या कुछ लोग इसको मेंटेनेंस शीट भी बोलते हैं या मेंटेनेंस लॉग शीट के नाम से भी इसको पहचानते हैं। सो मेंटेनेंस लॉग ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट के अंदर मशीनों को या मशीनों के हिसाब से उन पर की जाने वाली सभी रख रखाव मतलब ही मेंटेनेंस की प्रक्रियाओं का पूरी तरीके से विवरण मतलब ही डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, जिसमें मेंटेनेंस करने वाले बंदे का नाम और साइन होता है। इसके अलावा सुपरवाइजर और सुपरवाइजर इंचार्ज का भी साइन वहां पे होता है। इसमें मशीनों के अंदर आई हुई जितनी भी खराबियां होती है या डिफेक्ट्स जो क्रिएट होते हैं उनका भी विवरण मतलब ये डिस्क्रिप्शन पूरे तरीके से किया हुआ रहता है। और इसके साथ जो भी खराबियां आई है उनके अंदर या उनको ठीक करने के लिए जो भी उपाय योजना की जाती है या जो सुधार वहां पे किए जाते हैं मशीन को दोबारा चालू करने के लिए या उस उपकरण को मतलब इक्विपमेंट को दोबारा चालू करने के लिए, तो इन सभी किए गए सुधारों का पूरा ब्यौरा या इंफॉर्मेशन उस मेंटेनेंस लॉग शीट के अंदर हमें मिल जाती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मेंटेनेंस लॉग शीट जो होती है उस मेंटेनेंस लॉग शीट के अंदर हमें मशीन पे जनरेट होने वाले सभी एरर्स के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से हम आगे आने वाले बड़े से बड़े ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को रोक सकते हैं यूजिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो कंटिन्यूअसली फॉल्ट जो जनरेट होते हैं किसी मशीन के ऊपर प्रोडक्शन करते समय, तो उस समय पे उनको नोट डाउन करके उसको कम से कम करने के लिए कौन सी उपाय योजना हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर मेंटेनेंस लॉग शीट का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है या उसके ऊपर वो ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से मशीन की लाइफ हम लोग बढ़ा सकते हैं। पर्टिकुलर सर्विस रिकॉर्ड या हम लोग कह सकते हैं लुब्रिकेशन रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। सो जिसकी वजह से हमें सही तरीके का मशीन का लाइफ और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान में रखना है किसी भी इंडस्ट्री में मेंटेनेंस लॉग शीट जो होती है उस मेंटेनेंस लॉग शीट के अंदर हमें उस इंडस्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चलता है, कौन से डिपार्टमेंट
के अंदर वो शीट इस्तेमाल में लाई गई है या कौन से डिपार्टमेंट में कौन से मशीन के लिए वो शीट इस्तेमाल में लाई है, उसका पूरा ब्यौरा मिलता है या इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर कौन से सेक्शन में वो मशीन है उसके बारे में पता चलता है। मशीन का नाम या उसका नंबर, नाम और नंबर दोनों वहां पे हमें मिल जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई फॉल्ट अगर मशीन के ऊपर जनरेट होता है या कभी कौन सा फॉल्ट वहां पे आया या कोई खराबी वहां पे आई है मशीन के अंदर, तो सीरियली उसके ऊपर आने वाले सभी एरर्स के बारे में या खराबियों के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं फॉल्ट्स के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं डिफेक्ट के बारे में, या हम लोग कह सकते हैं त्रुटियों के बारे में डिटेल जानकारी मेंटेनेंस लॉग शीट के अंदर हमें मिल जाती है, सीरियली मिलती है। मतलब जो फॉल्ट पहले आया तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन से तारीख को आया वो मिलेगा, उसके ऊपर कौन से टाइप का काम हमें करना है, दैट इज नोन एज अ नेचर ऑफ वर्क, और दूसरा होता है नेचर ऑफ फॉल्ट, मतलब कौन से टाइप का फॉल्ट आया है। नेचर ऑफ वर्क या रेक्टिफिकेशन मतलब क्या, हम लोगों ने इसके ऊपर कौन सी उपाय योजना की और उस मशीन को चालू किया है, तो और इस सच में ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। तो अगर कोई वर्कर वो काम कर रहा है या हेल्पर काम कर रहा है तो उसके ऊपर का जो सुपरवाइजर रहेगा, सुपरवाइजर इंचार्ज रहेगा या फ्लोर सुपरवाइजर रहेगा, उसका साइन वहां पे आता है विथ जो ऑपरेटर रहेगा उसके साइन के साथ में, क्योंकि वो सभी लोग वहां पे काम करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में मेंटेनेंस स्टाफ ही काम करता है, कुछ इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस स्टाफ मिलके वो मशीन को चालू करने का काम करते हैं। तो ये डिपेंड होता है इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन हर एक इंडस्ट्री में मेंटेनेंस लॉग दिया जाता है। इसका क्या बेनिफिट होता है, मेंटेनेंस लॉग इस्तेमाल करने का क्या बेनिफिट होता है, इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है। कंटिन्यूअसली इन मेंटेनेंस लॉग के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम लोग फीडअप करते हैं, मशीन के ऊपर आने वाली सभी खराबियां या उनके ऊपर किए जाने वाले रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं एज R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। उनका स्टडी करके हमको मेजर फॉल्ट कौन से आते हैं और उनको आने से रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, जिसकी वजह से उन फॉल्ट से मशीन को होने वाली हानियां हम लोग रोक सकते हैं, वहां पे मशीन की लाइफ बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यूसली आने वाले फॉल्ट की वजह से जहां पे वो फॉल्ट जनरेट होते हैं वहां पे मशीन के पार्ट्स को डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो सकती है या हैवी लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हैवी लुब्रिकेशन की वजह से या रिप्लेसमेंट की वजह से होने वाले खर्चे जो होते हैं, ये बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस लॉग हम लोग कम कर सकते हैं। ये बेनिफिट होते हैं जिससे हम लोग मशीन की लाइफ भी बढ़ाते हैं, मशीन की वर्केबिलिटी भी बढ़ाते हैं, मशीन की एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं। ये बेनिफिट होता है। इसीलिए हर एक इंडस्ट्रीज में जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ पे मेंटेनेंस लॉग शीट हमें हमेशा मिलती है। फिर चाहे वो इंडस्ट्री होने दो, चाहे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होने दो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने दो, हर जगह पे मेंटेनेंस लॉग शीट का होना उन मशीन के साथ में क्या होता है, जरूरी होता है। तो आप कहीं भी जाओ आपको वो मेंटेनेंस की लॉग शीट मिलती है। जहां पे मेंटेनेंस लॉग शीट रखना मुनासिब नहीं होता है, वहां पे गुम होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, मेंटेनेंस लॉग बुक बनाया जाता है, जिसके अंदर कुछ पन्ने एक मशीन के लिए, हर एक किसी मशीन के लिए छोड़े जाते हैं या इंस्ट्रूमेंट के लिए छोड़े जाते हैं, और उसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल जानकारी, उसके ऊपर आपने कब सर्विसिंग की थी, अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट्स है तो उसको कब आपने कैलिब्रेट किया, तो वो पूरी जानकारी वहां पे आपको मिल जाती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मेंटेनेंस लॉग फॉर्मेट शीट जो होती है या मेंटेनेंस लॉग शीट जिसे कहा जाता है वो क्या है और उसका इस्तेमाल क्यों और कहाँ पे किया जाता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी ली है। नेक्स्ट जो हमें देखना है उसको क्या कहा जाता है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स रिकॉर्ड फॉर्मेट, मशीनरी और इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड का फॉर्मेट। तो इसे ही कुछ लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री शीट के नाम से जानते हैं, हिस्ट्री शीट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, उसको ही कुछ लोग क्या कहते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स रिकॉर्ड। हिस्ट्री शीट मतलब ही मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स रिकॉर्ड्स। तो हिस्ट्री शीट जो होती है, हिस्ट्री शीट के अंदर हम कहे तो मशीन का पूरा इतिहास मतलब ही हिस्ट्री लिखी हुई मिलती है, मतलब मशीन का पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहता है हिस्ट्री शीट के अंदर, या फिर वो पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है। मतलब क्या है, अगर हमसे पहले कोई बंदा आया है तो उस हिस्ट्री शीट के अंदर वो पूरा का पूरा डिटेल्स उसके अंदर लिखेगा, और मशीन इंस्टॉल हो जाएगी, उसका इस्तेमाल होगा। उसके कुछ सालों पश्चात कोई और वर्कर वहां पे जाएगा तो उसको उस मशीन के बारे में अगर पता नहीं है तो सही तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा, उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा।
तो इसके लिए हिस्ट्री शीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हिस्ट्री शीट में क्या होती है, मशीन की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई रहती है। उसको किसने बनाया, कब उसको लाया गया, कितने में खर्चे में उसको परचेस किया गया, कब उसको इंस्टॉल किया गया, उसकी लोकेशन, ये सभी चीजें कहाँ पे होती है, हिस्ट्री शीट में होती है। मतलब क्या है, जैसे हमारी एक हिस्ट्री होती है, बायोग्राफी होती है, ये भी मशीन की एक बायोग्राफी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार की हिस्ट्री। मशीनों के अलावा अलग अलग इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी इस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स को भी हिस्ट्री शीट के अंदर ऐड किया हुआ रहता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो हिस्ट्री शीट होती है, हर एक मशीन, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग होती है, मतलब इंडिविजुअल होती है। एक ही शीट के अंदर सभी मशीनों का ब्यौरा या इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट को ऐड नहीं करते। हर एक के लिए ये सेपरेट होती है, इंडिविजुअल होती है, स्वतंत्र होती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर देखा जाए तो इसमें हमें सप्लायर का एड्रेस मिलता है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस मिलता है, ऑर्डर नंबर जो होती है कि हमें कब ये मिल सकता है, मतलब पहले ऑर्डर देनी पड़ती है मिल सकता है कि नहीं, फिर उसके बाद परचेस ऑर्डर निकलती है, तो ऑर्डर नंबर, परचेस ऑर्डर नंबर मिलता है, रिसीविंग डेट मिलती है, इंस्टॉलेशन का डेट मिलता है, इंस्टॉलेशन का इंस्टॉलर जो होता है, मतलब उसको किसने इंस्टॉल किया, उसका नाम, पता, सिग्नेचर सब मिलता है। उसके बाद मशीन का नंबर जो होता है, जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चरर करती है उसको एक नंबर देती है, तो वो मशीन का नंबर या जिस इंडस्ट्री में हम लोग उसको इंस्टॉल कर रहे हैं या जहाँ पे वो इंस्टॉल हो रही है, वो कंपनी में अलग अलग मशीन्स होती है, उनको नंबरिंग दिया जाता है। तो कंपनी में वो कौन से सीरियल में मशीन लगाई गई, मतलब वो 10 नंबर की मशीन है या 15 नंबर की, तो वो नंबर भी वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन, कौन सी जगह भी उसको इंस्टॉल किया गया है, उसकी जगह कहाँ पे है, ये सभी का ब्यौरा आपको इस शीट के अंदर मिल जाता है। फिर मशीन के सभी डायमेंशंस का ब्यौरा आपको मिल जाएगा, उसके साइजेस के बारे में आपको पता चल जाएगा ये शीट के अंदर। मशीन के साथ आए हुए अलग अलग अटैचमेंट जो होते हैं उनके बारे में आपको पूरा ब्यौरा, मतलब ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे पास में लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन के साथ में जो चक्स होते हैं वो चक्स लग के नहीं आते, उनको अलग अलग दिया रहता है। कहीं पे 3 जॉ रहता है, कहीं पे 4 जॉ रहता है। उसके अलावा बेस प्लेट आती है, बराबर है, फेस प्लेट आती है। तो ये अलग अलग चीजें जो आते हैं मशीन के साथ में, जिसको हम लोग उपांग कहते हैं या अटैचमेंट्स कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग एक्सेसरीज के नाम से जानते हैं, उसका भी पूरा ब्यौरा जो होता है वो हिस्ट्री शीट के साथ में मिलता है। ओके, तो उसके बाद हमें यह भी इससे पता चलता है कि वो मशीन का वेट कितना है, अटैचमेंट के साथ में, विदाउट अटैचमेंट के साथ। इसके अलावा मशीन और उसकी जो पार्ट्स होती है उनकी कीमत के बारे में हमें इन शीट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ शीट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन हिडन होती है, मतलब लिखी नहीं रहती, लेकिन कुछ में ये लिखी जाती है। सो स्पेयर पार्ट्स और मशीन की कीमत की पता होने से हम लोग उसको सही तरीके से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमको कितनी लागत लगेगी वो वहां से एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट होता है। उसके बाद ड्राइवर यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में इसके ऊपर दिया जाता है, या पावर रेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मतलब मोटर सिंगल फेस है या ट्रिपल फेस है, कितनी पावर चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, उसकी पूरी डिटेल जानकारी हिस्ट्री शीट के अंदर हमें मिल जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी हिस्ट्री शीट्स के अंदर होती है, क्योंकि वो डिपेंड होता है, हर एक मशीन के लिए हिस्ट्री शीट अलग अलग अवेलेबल होती है या बनानी पड़ती है। कुछ मशीन्स ऐसी होती है जिनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं या बहुत सारे अटैचमेंट्स उनके साथ में अवेलेबल होते हैं। सो जो कि एक शीट के ऊपर लिखना संभव नहीं होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, शीट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो कुछ जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिनके अंदर ही वो डिटेलिंग की जाती है, और कुछ में फॉर्मेट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द मशीन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्पेयर पार्ट्स। तो इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जो मशीनों को मंगाते समय उनके ऊपर आने वाली जो भी डिफिकल्टीज होती है या एरर्स होते हैं उनके हिसाब से पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ता है, कौन से पार्ट ज्यादा घिसने वाले वो उनको पता होता है, तो वो क्या करती है, एडिशनल स्पेयर पार्ट्स पहले से ही मंगा के रखती। तो उसका भी ब्यौरा उसके अंदर होता है कि भाई हाँ, ये जब मशीन मंगाई गई
तो उस मशीन के साथ में ये पार्ट्स जो है एग्जाम्पल XYZ पार्ट्स मंगाए गए, तो उसका पूरा ब्यौरा आपको उन XYZ पार्ट्स का इस शीट के अंदर जो होता है मिल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री शीट। तो ये हम लोगों ने जान लिया। ऐसी बहुत सारी जानकारी हमको इसके अंदर मिल जाती। इसके अलावा हिस्ट्री शीट के अंदर मशीन और जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर की जाने वाली जो भी मेजर रिपेयरिंग होती है उनके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है। हिस्ट्री शीट में ये चीज होती है। छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम नहीं लिखते हिस्ट्री शीट में, लेकिन जो बड़ा मेजर मेंटेनेंस का काम होता है जिसके लिए ज्यादा खर्चा होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे दी जाती है। जैसे कि पार्ट्स का चेंज करना, उसका कैलिब्रेशन होना, तो ये सभी डिटेलिंग उसके अंदर दी जाती है। इसके साथ ही लुब्रिकेशन डिटेल जो होती है, हेवी लुब्रिकेशन डिटेल्स, उसके बारे में जानकारी हमें इस हिस्ट्री शीट के अंदर मिलती है, जिसके वजह से हम मशीनों को ऑयलिंग और ग्रीसिंग पीरियोडिकली कर सकते हैं। ऑयल किस तरीके का चाहिए, ग्रीस किस तरीके का चाहिए, मतलब लुब्रिकेशन कैसा करना है, क्या वहां पे ऑयलिंग करना है, क्या वहां पे ग्रीसिंग करना है, तो ये सभी जानकारी लुब्रिकेशन डिटेल्स के अंदर इस शीट के अंदर हमें मिल जाती है। मतलब क्या है, लुब्रिकेशन डिटेल्स के अंदर हमें क्या पता चलता है इस शीट में कि हमको किस तरीके का ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से नंबर का ऑयल वहां पे इस्तेमाल होगा, कौन से नंबर का ग्रीस हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए, उसके अंदर कौन से प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये सभी डिटेल्स जो होता है वो लुब्रिकेशन डिटेल्स में हमें मिल जाता है। फिर इसके अलावा आप अगर मशीन को कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हो तो कितने समय के बाद आपको लुब्रिकेशन करना है, ये भी इसके अंदर हमें जानकारी मिल जाती है। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग मशीन की लाइफ जो है वो लाइफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं ड्यू टू दिस हिस्ट्री शीट और हिस्ट्री कार्ड। तो हर एक इंडस्ट्रीज में ये हिस्ट्री शीट या हिस्ट्री कार्ड हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में जो अच्छी तरीके से जानकारी रखता है वो मशीन का रखरखाव और मेंटेनेंस सही तरीके से कर सकता है। तो हिस्ट्री शीट को फील करना भी एक अच्छा स्किल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्यूर। हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बीमारी होने से अच्छा है हम लोग पहले ही प्रिवेंशन रखे तो हम लोग बीमारी से बचे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई बीमारी आती है तो बोला जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोरोना चल रहा है तो कोरोना के चलते हम लोग बोलते हैं कि भाई मास्क पहनो, अभी ये हवा से फैल रहा है तो डबल मास्क पहनो, बराबर है, गर्म पानी का सेवन करो, बाहर की चीजें मत खाओ, बाहर कहीं पे आप घूम के आते हो तो आपके कपड़े पहले धो दो, हाथ पैर या पूरे नहाओ। तो ये क्या होती है, प्रिकॉशंस होती है। प्रिकॉशंस हम लोग पहले लेते हैं। तो प्रिकॉशन, इसी वर्ड को प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्यूर हम लोग बोलते हैं ना, इलाज से अच्छा प्रिकॉशन लेना होता है। तो सेम एज इट इज हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब ही क्या होता है, एक टाइप का प्रिकॉशन होता है जिससे आगे आने वाले मेजर ब्रेकडाउन्स को हम लोग रोक सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो किया जाता है उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जिसको ही कुछ लोग चेकलिस्ट फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन ऐसा कहते हैं। अगर हम लोग कहे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर या औद्योगिक क्षेत्रों में इस फॉर्मेट का अनन्य साधारण महत्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डॉक्यूमेंट। इसकी सहायता से मतलब ही हेल्प से हम किसी भी मशीन के पार्ट के फंक्शन या चाल चलन का निरीक्षण कर सकते हैं। मशीन के पार्ट्स में उत्पन्न होने वाली खराबियों का हमें इससे पता लगता है। इसके साथ क्या क्या उपाय योजना उन खराब पार्ट्स को ठीक करने के लिए की गई है उनका पूरा का पूरा ब्यौरा मतलब ही इंफॉर्मेशन हमें इस शीट के द्वारा या रिकॉर्ड के द्वारा मिल जाती है। इसकी मदद से हम मशीनों की हमेशा होने वाली खराबी मतलब कि कंटिन्यूअस आने वाले जो फॉल्ट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से कम कर सकते हैं या निकाल सकते हैं मशीन के ऊपर से। मशीन की वर्केबिलिटी और एफिशिएंसी इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं।
इसीलिए इंडस्ट्रीज में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड की वजह से हम लोग टाइम टू टाइम पीरियोडिकली सही तरीके का मेंटेनेंस क्या करते हैं, मशीन के ऊपर कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की वजह से हम शेड्यूल मेंटेनेंस के जरिए आगे उत्पन्न होने वाले ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को पूरे तरीके से कम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में हर एक मशीन के ऊपर हमें यह रिकॉर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। तो हिस्ट्री शीट और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड ये हमेशा आपको मशीन के आजू बाजू मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यह हमेशा ध्यान में रखना है कि इससे हमें मशीन की वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बेनिफिट मिलता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, आने वाले जो बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स होते हैं जिसकी वजह से मशीन कुछ समय तक पूरे तरीके से बंद हो जाती है या बंद पड़ सकती है, उसको हम लोग पूरे तरीके से निकाल सकते हैं। उन खराबियों के आने की जितने भी रीजंस होते हैं उनको निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से मशीन बहुत समय तक अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देख रहे हैं, इन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही इंडस्ट्री में जो भी काम चलता है वो सही समय पे और सही तरीके से होता है। बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन मशीन के अंदर कोई भी खराबियां नहीं आती जल्दी। बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन हमें जॉब की लागत का पता चलता है। बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन हम लोग मशीन की लाइफ बढ़ाते हैं और जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके क्वालिटी के अंदर सुधार कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन हम लोग अनवांटेड जो भी एक्टिविटीज है उनको पूरे तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा वक्त बचता है और हमारा जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाता है। सो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंडस्ट्री में। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो इस्तेमाल के ऊपर से आने वाले डॉक्यूमेंट्स को या इस्तेमाल में लाए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने सबसे एंड में देखा है। ये डबी जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं ये कंटिन्यूअसली इस्तेमाल में आने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? मूल कीमत जो होती है उसका अंदाज लगाना कोई भी चीज बनाने से पहले। जैसे हमारी बाइक को हम लोग गैराज में लेके जाते, कुछ प्रॉब्लम आता है, चालू नहीं होती, तो वो बोलता है कि देखो इतना इसके ऊपर ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, इंजन को खोलना पड़ेगा, बोर को क्लियर करना पड़ेगा, नया पिस्टन डालना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा। भाई इसकी कीमत कितनी आएगी, खर्चा कितना आएगा? तो वो बोलता है अंदाजे से आप पकड़ लो 2000 रुपया 2500 रुपया आ जाएगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अगर उसने 2 या 2500 रुपया बोला है तो हमारे खिसे में 3000 रुपया होना चाहिए। दैट इज नोन एज ए एस्टिमेशन। मतलब क्या है, अगर 2500 बोला है तो 2500 का 3000 हो गया तो, या 2800 हो गया तो क्या करे? तो ये जो होता है ये हम लोग सोच के चलते। तो इंडस्ट्री में भी इसी प्रकार से सोच रखी जाती है। फर्स्ट एस्टिमेशन निकाला जाता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले जब एस्टिमेशन निकाला जाता है तो हमेशा ध्यान में रखना है क्या होना चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइंग ही नहीं है तो कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कौन से प्रोसेस लगेगी, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसको हार्डनिंग करना है, टेम्परिंग करना है या नहीं करना है, या और कोई प्रोसेस करना है। सो ये सभी चीजें और उस प्रोसेस का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल को, रॉ मटेरियल को लेके आना, उसके ऊपर प्रोसेस करना, उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाए तो उसको मार्केट में सेलिंग के लिए भेजना, कहीं पे महाराष्ट्र में भेजना है, कहीं यूपी में भेजना है, कहीं मध्य प्रदेश में भेजना है, कहीं और जगह पे भेजना है, या इंडिया से बाहर भेजना है। तो ये भी जो लागत होती है वो कहाँ पे लगती है, एस्टिमेशन में आती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये सभी चीजों को उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ रहता है। सो एस्टिमेशन जो होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से कुछ टाइप्स के बारे में ही हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी ली है। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का जो लेसन है ये पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। और क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन ये जो टॉपिक है या लेसन है पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।